डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेरिप्लेनेटा या कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पेरिप्लेनेटा या जिसको हम कॉकरोच कहते हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि आहार नाल और पाचक ग्रंथि। दो भागों में हम इसके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बांट सकते हैं। पहला इसका जो पार्ट है उसको हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। तो जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है वो मुख से प्रारंभ होकर और जो प्री ओरल कैविटी है मुख में, वहाँ से फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रोप और गिजार्ड, ये सब मिलकर एक फोरगट या स्टोमोडियम का निर्माण करते हैं। ये जो फोरगट होती है इसको हम अग्रांत्र भी कहते हैं। तो जो अग्रांत वाला पार्ट है वो मुख, प्री ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रोप और गिजार्ड, ये मिलकर स्टोमोडियम का निर्माण करते हैं, यानी कि अग्रांत्र या फोरगट का निर्माण करते हैं। दूसरा पार्ट इसका जो एलिमेंट्री कैनाल का होता है मिडगट। मिडगट या इसको हम मिजेंट्रन भी कहते हैं। ये जो मिजेंट्रन जो होता है वो मिडगट का निर्माण करता है। मध्य वाला पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का होता है वो होता है। तीसरा जो पार्ट है प्रोक्टोडियम या इसको हम हाइंडगट भी कहते हैं, पश्चांत्र। जो हाइंडगट या प्रोक्टोडियम, ये इस पश्चांत्र या प्रोक्टोडियम के अंदर इसको भी तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, इलियम, कोलम और रेक्टम। ये तीन पार्ट जो है पश्चांत्र के होते हैं। अब इसमें जो स्टोमोडियम यानी कि अग्रांत और जो पश्चांत्र है या प्रोक्टोडियम या उसको हम हाइंडगट भी कहेंगे, ये एक्टोडर्मल, इनका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है। इनमें क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है। और जो मिजेंट्रोन या मिडगट होता है वो एंडोडर्म के द्वारा आश्रित रहता है और उसमें जो है क्यूटिकल का आवरण नहीं पाया जाता। हम पहले बात करेंगे फेरिंग्स की। जो फेरिंग्स होती है, पहले इसके आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल का है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन इसमें दिखाई दे रहा है ये फेरिंग्स वाला रीजन है। ये फेरिंग्स बकल कैविटी, जो प्री ओरल कैविटी से सीधा जो है फेरिंग्स जुड़ा हुआ रहता है। फेरिंग्स के बाद में इसमें ईसोफेगस आता है। ये जो छोटा पार्ट है ये ईसोफेगस वाला पार्ट है। और ईसोफेगस के बाद में आता है क्रोप। ये चौड़ा वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये क्रोप कहलाता है। उसके बाद में जो फूला हुआ पार्ट रहता है इसका प्रीवेंट्रिकुलर या इसको हम कहेंगे गिजार्ड। तो ये जो पार्ट है, चार पार्ट जो फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रोप और गिजार्ड, ये स्टोमोडियम वाले पार्ट हैं, यानी कि जो फोरगट है उसके पार्ट, ये चार पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो मीजेंट्रोन वाला पार्ट है या मिडगट वाला जो पार्ट है, ये मिडगट वाला पार्ट है, यानी कि जो गिजार्ड से लेकर बीच वाला जो पार्ट है उसको हम मिडगट कहेंगे। मिडगट और जो मिडगट के आगे की तरफ, यानी कि जहाँ पे पश्चांत्र शुरू होती है, वहाँ पे मेल्पिगियन ट्यूबुल्स पाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ट्यूबुल्स और हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाते हैं, ये मेल्पिगियन ट्यूबुल्स है। हालांकि इनका जो कार्य है वो डाइजेशन में नहीं है, एक्सक्रीशन में ये सहयोग करती है, उत्सर्जन में सहयोग करती है। तो जो पीछे का जो हाइंडगट वाला पार्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसको हम इलियम, कोलम और रेक्टम, ये जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट जो है इलियम, कोलम और पीछे जो पार्ट होता है रेक्टम, यानी कि जिससे अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, जो अपचित पदार्थ हैं उनको बाहर निकाला जाता है, वो रेक्टम वाला पार्ट कहलाता है। इसके अतिरिक्त आप इस डायग्राम में देख रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। इसके अंदर जो पत्ती के आकार की संरचना, कटी फटी संरचना जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ, यानी कि ईसोफेगस के दोनों की तरफ जो सैलिवरी ग्लैंड जो है पाई जाती है। और प्रत्येक सैलिवरी ग्लैंड के अंदर ही इसमें एक रिजर्वायर होता है। इसमें छोटी कॉमन जो सैलिवरी डक्ट होती है, सैलिवरी डक्ट मिलकर कॉमन सैलिवरी डक्ट बनाती है, और ये जो है जो हाइपोफेरिंग्स वाला पार्ट है उसमें जाकर खुलती है, यानी कि इनके जो सिक्रेशंस होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, वो इस हाइपोफेरिंग्स में जाकर
खुलते हैं। तो ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है बताया। तो हम इसके पहले पार्ट जो फेरिंग्स वाला पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जो फेरिंग्स वाला जो पार्ट है उसमें जो बकल कैविटी है वो सीधी फेरिंग्स के अंदर खुलती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और पीछे की तरफ ये जो ईसोफेगस वाला पार्ट है उसमें जाकर ये खुलती है। इसमें फेरिंग्स के अंदर कुछ जो प्रसार पेशियाँ होती है वो डायलेटरी मसल्स इसके अंदर पाई जाती है, और ये डायलेटरी मसल्स जो होते हैं, जो हेड वाला जो रीजन है उसके अंदर जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है, अंतःकंकाल जिसको कहते हैं, उसके टेंटोरियम से जुड़ी हुई रहती है। जो एंडोस्केलेटन है या अंतःकंकाल है जो हेड का, उसको हम टेंटोरियम कहते हैं। तो ये उससे जुड़ी हुई रहती है। जो मुख है वो पीछे की तरफ जो है जो फेरिंग्स है उसमें जाकर खुलता है, और फेरिंग्स जो है ईसोफेगस में जाकर खुलती है। जैसा मैंने आपको डायग्राम में अभी बताया था कि जो पीछे वाला जो ट्यूबुलर पार्ट है फेरिंग्स के जस्ट पीछे वाला पार्ट, तो फेरिंग्स उसमें जो ईसोफेगस है उसमें जाकर खुलती है। ईसोफेगस एक जो संरचना होती है नैरो ट्यूबुलर संरचना होती है, और इसमें जो थोरैक्स वाला जो रीजन है वहाँ तक ये एक्सपेंडेड रहती है। इसके अंदर एक ये जो ईसोफेगस होता है वो आगे की तरफ जो एक संरचना होती है थैलेनुमा संरचना एब्डोमेन, उसमें जाकर ये खुलती है। इसमें जो ईसोफेगस है उसके अंदर ये जो थैलेनुमा वक्स के अंदर जो थैलेनुमा संरचना होती है, यानी कि ईसोफेगस से आगे वाली जो संरचना है उसको हम क्रोप कहते हैं, और क्रोप के अंदर इसकी जो क्रोप की जो दीवारें होती है वो फोल्डेड होती है। तो जो इसका पीछे वाला जो सिरा है ईसोफेगस के पीछे वाला, उसको हम क्रोप कहेंगे या अन्नपुट कहेंगे। ये जो संरचना होती है ये भी पतली और जो है नखाकार फूली हुई थैलेनुमा संरचना होती है, और ये जो एब्डोमेन वाला जो रीजन है उससे कुछ आगे तक जो है फैली रहती है। इसकी जो इंटरनल जो वाल होती है उसके अंदर कुछ फोल्डेड होने के कारण ये फ्लेक्सिबल भी होती है, फोल्ड ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये लचीली भी जो है इसके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है क्रोप के आगे वाला जो स्ट्रक्चर वो गिजार्ड कहलाता है, पेशनी जिसको कहते हैं। ये भी एक गोल नुमा होता है और बल्ब के समान स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो इसकी आउटर लेयर होती है वो क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहती है, और इसके अंदर जो गिजार्ड के अंदर जो सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, और जो फोल्ड होते हैं उनके अंदर ये फोल्ड के कारण ये वाल जो है काफ़ी सिकुड़ जाती है। तो इसका जो पेशनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर या गांठ के जैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देता है। ये जो गिजार्ड होता है इसमें एक आर्मेरियम और जो पोस्टीरियर जो इसका पार्ट होता है यानी कि स्टोमोडियम वाल, दो भागों के अंदर ये पेशनी जो है विभक्त रहती है। एक तो आगे वाला जो पार्ट होता है उसको तो आर्मेरियम कहते हैं, और जो पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको हम स्टोमोडियम वाल कहते हैं। तो इसमें जो आर्मेरियम होता है वो बहुत मोटा क्यूटिकल का लेयर होता है, और उसमें लगभग 6 फोल्ड पाए जाते हैं, और ये फोल्ड जो है क्यूटिकल के कारण जो है मोटे नुकीले और यहाँ पे दांतनुमा संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। इसके पीछे के भाग में पल्विलस नामक संरचना पाई जाती है जो गद्दीनुमा संरचना होती है, और एक जाल का निर्माण ये करती है। पेशनी के अंदर भोजन को जो छान कर जो है इसको पीछे की तरफ एक लंबी संरचना में या मिडगट जो होती है उसके अंदर इसको ले जाया जाता है। तो जो मिडगट वाला जो पार्ट है वहाँ पर स्टोमोडियम वाल पाए जाते हैं। ये मुख पति का पार्ट इनको कहते हैं स्टोमोडियम वाल। ये स्टोमोडियम वाल जो है इसको भोजन को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं, और जो इसके जो आवरण होता है वो डबल वाल के द्वारा जो है आवृत रहता है। जो मिडगट वाला जो गिजार्ड के बाद में जो अब गिजार्ड का जो कार्य होता है कि ये एक तो जो भोजन है उसको पीसने का कार्य करता है, और जो इसमें ब्रिसल्स पाए जाते हैं वो भोजन को क्रश करके आगे की तरफ जाने देते हैं। तो जो हाइंड पार्ट है वो गिजार्ड का, यानी कि हम जिसको कहेंगे जो वाल वाला पार्ट है, वो
एक फनल नुमा संरचना होती है और वो स्टोमोडियम वाल कहलाता है, और भोजन को जो है वापस जो है गिजाड़ की तरफ नहीं आने देता, यानी कि वो उसको आगे की तरफ ही जाने देता है। उस वाल के कारण भोजन पीछे की तरफ जो है मूव नहीं कर पाता। जैसा कि आप अभी मैंने आपको डायग्राम भी बताया था कि जो ये गिजार्ड वाला पार्ट जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन है, एक बल्ब नुमा संरचना होती है। तो क्रोप से जो भोजन गिजार्ड के अंदर आया और गिजार्ड से सीधा मिडगट के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे वो स्टोमोडियम वाल पाए जाते हैं, ताकि भोजन गिजार्ड से मिडगट के अंदर जाए, ना कि वो पीछे की तरफ चला जाए। नेक्स्ट इसके अंदर जो दूसरा पार्ट इसका हम देखते हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ये गिजार्ड का टीएस है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें टीथ नुमा संरचना अंदर पाई जाती है। जो इसका आर्मेरियम पार्ट जो मैंने आपको बताया था, पीछे की तरफ इसमें सर्कुलर, बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स है और अंदर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं, ये भी जो फोरगट है, अग्रांत जो है, और उसका जो एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट जो है, मध्यांतर का जो एंटीरियर पार्ट और फोरगट का जो एलएस है, उसको दोनों को दिखाया गया है, फोरगट और मिडगट वाला पार्ट। ये आप जो आगे का हिस्सा देख रहे हैं, ये फोरगट वाला पार्ट है। इसके अंदर ऊपर की तरफ जो मैंने आपको बताया था कि ये इसमें ईसोफेगस वाला पार्ट है, फिर जो है इसमें बाहर की तरफ जो क्रोप वाला रीजन आ गया, इसमें क्यूटिकल की आवरण इसके अंदर पाया जाता है। जो गिजार्ड वाला पोर्शन है ये वाला, इसके अंदर क्यूटिकुलर टीथ पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गिजार्ड की संरचना है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो आर्मेरियम वाला पार्ट है, तो आर्मेरियम वाला जो पार्ट है उसमें सर्कुलर टीथ पाए जाते हैं जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो जो क्रोप के द्वारा भोजन को लसलसा बनाकर जो गिजार्ड के अंदर लाया जाता है, वहाँ पे भोजन को जो पीसा जाता है, और उसके बाद में जो पिसा हुआ जो भोजन होता है उसको जो पीछे की तरफ जो स्टोमोडियम वाल होते हैं, जो कि मिडगट के में पाए जाते हैं, जो आप देख रहे हैं कि ये मिडगट वाला स्ट्रक्चर है और इसमें स्टोमोडियम वाल पाए जाते हैं। तो जो भोजन पेशनी के अंदर से पीस के पीछे की ओर धकेला जाता है, तो वो स्टोमोडियम जो वाल होते हैं वो उसको मिडगट के अंदर जाने देते हैं। ये मिडगट के जो भोजन होता है उसको पीछे की तरफ गिजार्ड के अंदर नहीं जाने देते हैं। ये प्रमुख कार्य जो है इस स्टोमोडियम वाल का पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। जो मिडगट होता है वो भी सकड़ा पार्ट होता है, ट्यूब जैसा संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है। और ये जो मिजेंटोन या मिडगट इसको हम कहते हैं, इसमें जो गिजार्ड और जो स्टोमोडियम वाल है वो उसको घेरे हुए जो है एक संरचना होती है, उसको कार्डिया कहते हैं। इसमें 8 फिंगर लाइक ट्यूबुल संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं हिपेटिक सिका। जैसे जो मैंने आपको बताया कि जो मिडगट वाला पोर्शन है वहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं 8, जिनको हम हिपेटिक सिका कहते हैं। आगे की तरफ ये इनका जो सिरा होता है वो ब्लाइंड होता है, अंध सिरा हो जाता है। इनको हम मिजेंट्रिक सिका भी कहते हैं। जो मिडगट वाला पार्ट है उसके अंदर कोलुमनर एंडोडर्मल सेल्स पाई जाती है, जो जिनका नेचर होता है वो ग्रंथिल होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो प्रोक्टोडियम और जो हाइंडगट है वो एक्टोडर्म के द्वारा आश्रित रहती है, और जो मिडगट वाला पार्ट है वो एंडोडर्म के द्वारा आश्रित रहता है। तो जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उनका नेचर जो है ग्लैंडुलर ग्रंथिल प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और इसमें जो मिडगट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है फोल्ड पाए जाते हैं, तो उसके कारण जो आंतरिक जो स्तर होता है वो विलाईनुमा संरचना इसके अंदर बन जाती है। तो ये, और इसके अलावा भी इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन भी इसके अंदर पाई जाती है। जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है वो दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसका सिक्रेशन करती है, और ये एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये मिडगट वाल जो होती है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो
हिपेटिक सिका के जो बाहर की तरफ होते हैं, इनमें इन कोशिकाओं का जो नेचर होता है, मिडगट वाली कोशिकाओं का, इनका अवशोषी नेचर भी होता है, क्योंकि इसमें क्यूटिकल का आवरण तो पाया नहीं जाता, और इसमें पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो यहाँ पे जो मिडगट है उसमें जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं उनके कुछ द्वारा भी कुछ जो है आवरण का सिक्रेशन किया जाता है। इस आवरण के कारण जो इसकी आंतरिक भित्ति है उसको जो रगड़ होती है उससे ये सिक्रेशन जो है उसको बचाता है। इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है। मिडगट का जो पीछे वाला जो पार्ट है, यानी कि हाइंड गट और मिडगट का जो सिरा है, वहाँ पे मेल्पिगियन ट्यूबुल्स भी पाई जाती है, और ये मेल्पिगियन ट्यूबुल जो होती है संख्या में बहुत अधिक होती है, 100 से ऊपर जो है इनके अंदर ये मेल्पिगियन ट्यूबुल पाई जाती है। तो मेल्पिगियन ट्यूबुल का मैंने आपको पहले बताया कि जो मेल्पिगियन ट्यूबुल्स हैं उनका जो कार्य है वो डाइजेशन से संबंधित नहीं है, वो इनका कार्य एक्सक्रीशन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइंड गट या प्रोक्टोडियम की। जो प्रोक्टोडियम है वो मिडगट से लेकर और जो एनस वाला जो पार्ट है, गुदा वाला पार्ट है, वहाँ तक ये फैली रहती है, उसको हम पश्चात्र भी कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है इस नेचर का, इसमें जो भ्रूणीय जो एक्टोडर्म से निर्मित होती है, क्योंकि जो फोरगट और हाइंडगट दोनों जो है एक्टोडर्म के द्वारा आश्रित रहती है, और जो मिडगट होता है वो एंडोडर्म के द्वारा आश्रित रहती है। इसको हम जो हाइंडगट है ये थोड़ा चौड़ा पार्ट होता है, मिडगट के बनस्पत ये चौड़ा पार्ट होता है, एक्टोडर्म के द्वारा आश्रित रहता है, क्यूटिकल की जो कोशिकाएं उसके द्वारा आश्रित रहता है, और इसमें जो है 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इलियम, कोलम और सीकम। ये जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया था, इलियम, कोलम और सीकम, उसमें ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जो हाइंडगट वाला पार्ट है उसको इलियम, कोलम और रेक्टम, ये जो है, और फाइनली जो है ये एनएस के द्वारा जो है रेक्टम के द्वारा बाहर की तरफ निकलती है। तो ये जो पार्ट होता है, जो 10th टर्गम वाला जो पार्ट होता है कॉकरोच का, वहाँ पर ये लास्ट वाला सेगमेंट स्थित रहता है। इसमें कोलन जो होता है उसमें रिंकल स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है, और जो है इसकी जो बहुत सारे जो फोल्ड इसके अंदर पाए जाते हैं, लगभग 6 थिक लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये रेक्टल पेपिला का निर्माण करते हैं। रेक्टल जो पेपिला इसके अंदर होते हैं वो एपिथेलियम के द्वारा आश्रित रहती हैं, और इसके अंदर मैक्सिमम जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो इसके और जो अवशोषित पदार्थ अवशोषण करने के बाद में मल से जो जल की मात्रा जो होती है उसके अवशोषण के बाद में इसमें जो जो अपचित पदार्थ होते हैं वो गुदा के द्वारा या जो एनएस है उसके द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब है नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये हमने एलिमेंट्री पार्ट वाले स्ट्रक्चर की बात की थी। अब इसके अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है कॉकरोच के अंदर, ये ग्लैंडुलर होती है, और जो मिडगट है और जो हिपेटिसिका है वहाँ पे ये डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड कॉकरोच में जो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड का, कि इनकी जो पोजीशन होती है कॉकरोच की, जो थोरैक्स वाला रीजन है उसमें ईसोफेगस के दोनों तरफ एक एक सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये पत्ती नुमा संरचना, जो कटी पटी संरचना आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये सैलिवरी ग्लैंड्स है जो कि ईसोफेगस के दोनों तरफ एक एक संरचना में पाई जाती है, द्विपालित होती है, और इसमें कुछ छोटी नलिकाएं होती है जिनको हम कॉमन डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। छोटी नलिकाएं जुड़कर ये कॉमन डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड बनाती है। तो ये कॉमन डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो जाकर सीधी हाइपोफेरिंग्स में जाकर खुलती है, क्योंकि जो हाइपोफेरिंग्स है वहाँ पर ये जाकर खुलती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं
उसके अंदर 2 रिजर्वायर इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये रिजर्वायर इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये रिजर्वायर भी एक कॉमन डक्ट ऑफ रिजर्वायर के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसमें ये जो 2 पालियां हैं, इसमें जो सेल्स दोनों का जो नेचर होता है सिक्रेटरी नेचर होता है। इसमें इसके अंदर जाइमोजन सेल्स और जो डक्ट्यूल कंटेनिंग सेल्स है वो पाई जाती है, जो कि एक सलाइवा का सिक्रेशन करती है, और उस सलाइवा के अंदर जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि जो जाइमेज और जो श्लेष्मिक पदार्थ होते हैं वो इन नलिकाओं से मिलकर भोजन का पाचन करने में सहायक होते हैं। लार को जो लार सेक्रेट होती है सलिवरी ग्लैंड के द्वारा, वो एक लंबी थैलेनुमा संरचना जिसको हम रिजर्वायर कहते हैं उसके अंदर एकत्रित कर ली जाती है। और ये जो रिजर्वायर से जो रिजर्वायर डक्ट निकलती है वो सलिवरी ग्लैंड के साथ मिलकर और कॉमन सलिवरी डक्ट का निर्माण करती है, और ये कॉमन सलिवरी डक्ट जाकर हाइपोफेरिंक्स में खुलती है। ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये हाइपोफेरिंक्स वाला पार्ट है, जहाँ पर ये कॉमन सलिवरी डक्ट खुलती है, यानी कि जो सलाइवा है और जो सलिवरी ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित जाइमोजन है वो सब मिलकर इस कॉमन सलिवरी डक्ट के द्वारा हाइपोफेरिंक्स की जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पर जाकर ये खुलती है। जो सलिवरी वेसल्स और सलिवरी जो डक्ट है वो ये और जो रिजर्वायर है उसमें क्यूटिकल के जो स्प्रिंग नुमा छल्ले होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर जो सलिवरी एसिनाई है, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी सलिवरी ग्लैंड के अंदर छोटी छोटी एसिनाई या जाइमोजन सेल्स पाई जाती है, जो कि सलाइवा का सिक्रेशन और जाइमोजन का सिक्रेशन करती है। ये आप देख रहे हैं डक्ट्यूल्स कंटेनिंग सेल्स, तो ये जाकर सीधी जो है कॉमन डक्ट ऑफ रिजर्वायर में जाकर खुलती है, और ये सब जाकर हाइपोफेरिंक्स वाले पोर्शन में जाकर खुलती है। तो सलिवरी ग्लैंड्स का जो कार्य है वो डाइजेशन का है, क्योंकि उसके द्वारा जो सलाइवा का सिक्रेशन और जो जाइमोजन का सिक्रेशन है वो जो उसको पाचन में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो डाइजेशन किस प्रकार से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉकरोच होता है वो ओमनिवोरस होता है, यानी कि सभी प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेता है, कि जैसे कोई भी जो खाद्य पदार्थ हैं, कागज है, मांस है, या कीड़े मकोड़े हैं, या और भी जो भोजन के रूप में जो भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं वो सब को जो है ये खा लेता है। इसके अंदर इसके अलावा भी जो है इसके अंदर जो इसकी क्यूटिकल होती है जो मोल्टिंग के द्वारा त्याग दी जाती है उसको भी ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। भोजन जो ग्रहण करता है वो सबसे पहले जो मैंडिबल और मैग्जिला जो है की सहायता से, क्योंकि इसमें भोजन का जो पता चलता है वो एंटीना की सहायता से पता करता है कि एंटीना ये चलता है जब फर्श पे बिल्कुल एंटीना को एकदम चिपका कर झाड़ू की तरह लगाता हुआ चलता है, जिससे इसको भोजन का आभास हो जाता है कि कहाँ पे जो है भोजन पाया जाता है। जब भोजन इसको मिल जाता है तो जो इसकी 4 लेग्स होती हैं और जो मैग्जिलिपीड होती है उनके द्वारा पकड़कर मैंडिबल तक लाया जाता है, और मैंडिबल से जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर और इसको बकल कैविटी में मिला, जो सलाइवा होता है या सलिवेरियम होता है उसमें मिलाया जाता है। लार में जो भोजन को चिकना बनाया जाता है, श्लेष्मा बनाया जाता है, और जो जाइमोजन है उस एंजाइम के द्वारा जो स्टार्च का अपघटन किया जाता है, जिससे ये आसानी से भोजन को फेरिंग्स के अंदर पहुंचा दिया जाता है। अब जो भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन का डाइजेशन फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस के बाद में ये क्रोप में पहुंचता है। अब क्रोप के अंदर ये जब पहुंचता है तो ये सारी जो मूवमेंट है, यानी कि जो पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट या क्रमानुकुचन गतियाँ जो होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उनके द्वारा ये भोजन आगे की तरफ जो है चला जाता है। तो क्रोप के अंदर जब भोजन जाता है तो इसके अंदर जो मिड गट से जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं वो इस क्रोप के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ पे प्रमुख रूप से इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद में क्रोप से ये भोजन गिजाड़ में आता है, यानी कि पेशनी में आता है।
पेशनी में या गिजार्ड में आने के बाद में जो पेशनी का जो पार्ट होता है पलविलास, उसके अंदर लंबे सूख पाए जाते हैं। वो भोजन को छानकर उस छोटे कणों को जो है और स्टोमोडियम वाल्व के द्वारा उसको मिडगट में भेज दिया जाता है। मिडगट में जो इंटेस्टाइन की जो एपिथीलियम होती है और जो हिपेटिक सीका के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, उनमें जो प्रमुख एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिन, प्रोटीजेज, पेप्टिडेज, ये एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, एमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज और वसा को पचाने वाले जो लाइपेज एंजाइम है, वो इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि मिडगट वाले रीजन में इन सभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनका पाचन एंजाइमों की सहायता से हो जाता है। मिडगट के बाद में जो भोजन होता है, उस मिडगट के अंदर भोजन का अवशोषण भी होता है। अवशोषण जो मिडगट की अलावा जो हिपेटिक सीका होती है और जो क्रोप के द्वारा भी जो भोजन का अवशोषण किया जाता है, इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो है मानता है कि इसमें जैसे एबोट के द्वारा इसमें कहा कि जो अवशोषण की क्रिया है वो विस्तरण के द्वारा फैट बॉडीज़ के अंदर जो अवशोषित पदार्थ हैं उनको फैट बॉडीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे भोजन को संग्रहित कर लिया जाता है। तो जो भोजन का फिर बिना जो पचा भोजन है, इसके बाद में जब भोजन का अवशोषण कर लिया, फैट बॉडी में उसको संग्रहित कर लिया और उसके बाद में उस अवशोषित भोजन को हाइंड गट के अंदर ले जाया जाता है और हाइंड गट में फिर जो है जो भोजन और जल का जो अतिरिक्त अवशोषण है वो उनके द्वारा किया जाता है और उसके बाद में जो अपचित पदार्थ है उनको शुष्क रूप में जो है शरीर से बाहर एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एनस में जो स्फिंक्टर मसल्स होती है जो कि जो मल त्यागने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। थैंक यू।